नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ब्राइट एग्रो क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। दोस्तों, हम बात करने वाले हैं आपके जो हॉर्टिकल्चर है उसकी हम बात कर रहे हैं और उसमें आपके फ्लोरिकल्चर क्या पोमोलॉजी चल रहा है, जिसमें हम मुख्य रूप से क्या कर रहे हैं। तो एक जो फ्रूट है आपका पहले जिसकी हम बात कर रहे हैं मैंगो, ठीक है, आम की हम बात कर चुके हैं। अब हम बात करेंगे केला की, ठीक है। मुख्य रूप से जो बनाना है उसकी हम बातें करने वाले हैं। फ्रूट्स में यदि हम बात करें तो सिंपली हम ये कहते हैं कि बेसिक चीजें तो हम डिस्कस करेंगे ही, जैसे बॉटनिकल नेम क्या है, ओरिजिन कहाँ हुआ है, इसकी फैमिली क्या है, ये सारी बातें तो डिस्कस करने वाले ही हैं। साथ में हम इस प्रकार की चीजें कि इसका इंपॉर्टेंस क्या है, वेराइटी कौन कौन सी है, ठीक है, और इसमें जो हम प्रोपोगेशन करवाते हैं वो कैसे करवाएंगे और क्या बेसिक चीजें हैं, ये सारी हम क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। तो इन सब चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं, सभी बातें करेंगे, एक तरफ से एक एक करके सारी बातें होने वाली है। तो यहाँ पर देखो, आपके सोइल हो गई, क्लाइमेट हो गया, प्लांटिंग कैसे करेंगे, हाई डेंसिटी प्लांटिंग कैसे करेंगे, न्यूट्रिएंट एंड वाटर मैनेजमेंट, इंटरकल्चर ऑपरेशन, ये सारी चीजें हम देखने वाले हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं कि जो बनाना है उसका नाम क्या है। तो देखो, जो बनाना है वो अलग अलग प्रकार के बनाना होते हैं अलग अलग रीजन में। तो हम इसको मूसा स्पीसीज के रूप में जानते हैं, ठीक है। मूसा यहाँ पर आपका जीनस हो गया और स्पीसीज अलग अलग प्रकार की होती है, ठीक है। आपने सुना होगा तो मूसा जो है बेलबिनिया, इस प्रकार की स्पीसीज होती है। अलग अलग स्पीसीज की हम बात करेंगे, ठीक है। यहाँ पर हम ये कहते हैं जो फैमिली है वो आपकी मुजेसी है, ठीक है। क्या है, मुजेसी इसकी फैमिली है। और साथ में एक आपके सब फैमिली के रूप में जो हम कहते हैं साइटेमिनी, ठीक है, ये क्या होती है, इसकी सब फैमिली होती है। मेनली आपको फैमिली ही ध्यान रखनी है, फैमिली मेन जो है कंपोनेंट है, मेन चीज है, वो ध्यान रखो, बाकी चीजें आपको ध्यान रखने की जरूरत है नहीं। केला मानव जाति द्वारा ज्ञात सबसे प्राचीन फलों में से एक है, ठीक है। तभी तो हम इसको जो है ओल्ड फ्रूट के रूप में जानते हैं। हम ये कहते हैं कि इसको और भी बहुत सारे नाम है, ठीक है। यानी कि ये जो भगवान का फ्रूट के रूप में इस प्रकार से इसको जानते हैं, काफी पुराना है, हमारे यहाँ का ओरिजिनेट नहीं है, यहाँ का नहीं है, लेकिन जो है घूमता हुआ हमारे देश में भी आज उत्पादित होता है, ठीक है। महत्वपूर्ण खाद्य स्रोत के रूप में जाना जाता है क्योंकि इसमें कार्बोहाइड्रेट की अच्छी मात्रा होती है। जितने भी कार्बोहाइड्रेट वाले फ्रूट, जितने भी खाने वाली चीजें होती है, चाहे आलू की बात कर लो, चाहे आपके यहाँ पर हम केला की बात कर रहे हैं, ठीक है। दूसरी तरफ हम जो गेहूं हो गए, जो हो गए, बाजरा हो गया, इनमें भी कार्बोहाइड्रेट, मक्का में इनमें भी कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। तो कार्बोहाइड्रेट की पूर्ति करने के लिए ये सारी चीजें खाई जाती है, उनमें एक केला भी है, ठीक है। ओरिजिन की बात करें तो ये साउथ ईस्ट एशिया वाला जो भाग है उसमें ये ओरिजिनेट हुआ है, ठीक है। अब ये साउथ ईस्ट की बात करें तो ये जो आपका इंडिया है ना, नीचे वाला इंडिया, इससे थोड़ा सा हम इधर चलते हैं तो अलग अलग इथोपिया ये देश आते हैं। तो इस रीजन में म्यांमार से आगे वाला ये जो रीजन है इसमें इसका ओरिजिन हुआ है, ठीक है। ये मान के हम चलते हैं। कॉमन नेम के रूप में हम इसको स्वर्ग का सेब कहते हैं, ठीक है। क्या बोल रहे हैं, स्वर्ग का सेब के रूप में इसको जानते हैं, पैराडाइज, एप्पल ऑफ पैराडाइज। पैराडाइज का मतलब क्या होता है, स्वर्ग, तो स्वर्ग का ये एप्पल के रूप में जाना जाता है। एनर्जी की यदि हम बात करें तो ये एनर्जी में भरपूर होता है। 137 किलो कैलोरी जो है आपके ऊर्जा होती है प्रति 100 ग्राम केले में, ठीक है। यदि आप 1 किलोग्राम, वो 100 किलोग्राम, ठीक है, सिर्फ ग्राम में, किलोग्राम में नहीं, 100 ग्राम जो है बनाना खाते हो, केला खाते हो, तो उसकी वजह से 137 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। ये काफी ज्यादा होती है। एक अच्छा रेचक भी, लेटेक्स के रूप में भी ये जाना जाता है, ठीक है। इसके बाद में मुख्य उत्पादक राज्यों में तमिलनाडु है, केरल है, महाराष्ट्र है, आंध्र प्रदेश है और बिहार है। यानी कि जिनमें आपके ट्रॉपिकल क्लाइमेट होती है ना, जहां पर बारिश भी अच्छी होती है, ह्यूमिडिटी भी अच्छी है और टेम्परेचर एक लेवल तक बना रहता है, ना तो ज्यादा ऊपर होता है ना ज्यादा जो है नीचे होता है, उस एरिया में ये अच्छे से होता है। राजस्थान वाली इस क्लाइमेटिक कंडीशन में जो है आपका केला इतना अच्छे से ग्रोथ नहीं करता है, नहीं हो पाता है, क्योंकि एक तो पानी बहुत ज्यादा चाहिए और दूसरा क्लाइमेट उस प्रकार से रिक्वायर होती है। तो यहाँ पर राजस्थान वाले रीजन में हमने बहुत कम देखते हैं। हम बेसिकली जो है घरों में एक दो पौधे जो है ऐसे हम भगवान के तौर पे या इनको पूजने के तौर पे हम लगा लेते हैं, बाकी जो है इतना इंपॉर्टेंस इसका होता नहीं है, फसल उत्पादन नहीं करते हैं। खाने योग्य केले मुख्य रूप से 2 प्रजातियां होती है, एक तो बेलबेसियाना की मैंने बात की थी, मूसा बेलबेसियाना, और दूसरा एक्यूमिनाटा, ठीक है।
दूसरा क्या है, मुसा एक्यूमिनाटा। ये दोनों स्पीसीज जो है कौन सी है, खाने वाली, जिनको हम खाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, एक चीज यहाँ पर आई हुई है कि ये पार्थेनोकार्पी द्वारा डेवलप होते हैं। देखो पार्थेनोकार्पी होती क्या है ये समझने की कोशिश करो। आपको पता हो तो केले में बीज नहीं बनते हैं। क्या नहीं बनते हैं दोस्तों, बीज नहीं बनते हैं। तो बीज नहीं बनते हैं इसका मतलब यहाँ पर क्या नहीं हो रहा है, यहाँ पर निषेचन नहीं होता है। ठीक है, क्या नहीं होता है, निषेचन, जो फर्टिलाइजेशन की प्रक्रिया है वो नहीं होता है। ठीक है, अब फर्टिलाइजेशन नहीं होता है और बिना फर्टिलाइजेशन के फलों का निर्माण होना, बिना निषेचन के फल का निर्माण होने की प्रक्रिया को हम पार्थेनोकार्पी कहते हैं। ठीक है, तो ये पूछा जाता है कि पार्थेनोकार्पी जो है वो क्या होती है, और ये जो पार्थेनोकार्पी का एग्जाम्पल है ये कहाँ देखने को मिलता है। तो ये केला एक अच्छा उदाहरण है किसका, पार्थेनोकार्पी का। ठीक है, एक चीज और होती है पार्थेनोजेनेसिस। ठीक है, यहां पर ही बता देता हूं, पार्थेनोजेनेसिस ये मुख्य रूप से जीवों में पाई जाती है, हालांकि कुछ शैवालों में, इनमें भी होता है, लेकिन ये क्या होती है मुख्य रूप से, क्योंकि ये पेड़ पौधों में होती है तो ये क्या होती है, एनिमल्स में होती है। ठीक है, ये क्या है, जैसे आपने देखा होगा जो ये होते हैं ना जिनको हम एफिड बोलते हैं। ठीक है, ये जो एफिड होते हैं ये क्या होते हैं, बहुत ज्यादा संख्या में प्रोड्यूस होते हैं। आपको बताओ तो एक पत्ती पे ही बहुत ज्यादा एफिड, अलग अलग प्रकार के एफिड चिपके रहते हैं। ठीक है, इतने सारे एफिड एक साथ कहाँ आए, यदि हम सामान्य जनन की बात करें तो इतनी फास्ट जनन नहीं हो सकता। तो जो एफिड होता है उसमें आपको क्या होती है, पार्थेनोजेनेसिस, यानी कि बिना जो निषेचन है या बिना किसी जननिक या युग्मिक प्रक्रिया के ही क्या होता है, बच्चों का निर्माण हो जाता है, नए बच्चे विकसित हो जाते हैं। एक मादा अकेली ही क्या कर पाती है, बच्चे बना पाती है, बच्चे विकसित कर पाती है। इस चीज को हम क्या बोलते हैं, पार्थेनोजेनेसिस के रूप में जानते हैं। तो ये मुख्य रूप से जो है आपके एनिमल्स में, जिनमें आपके एफिड हो गया। ठीक है, और ये मुख्य रूप से कहाँ हो रहा है, ये प्लांट्स में हो रहा है, जिनमें आपके कौन हो गया, केला हो गया। ठीक है, ये ध्यान रखना, पार्थेनोकार्पी का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कभी कभी कि पार्थेनोकार्पी होती क्या है। तो बिना निषेचन के फलों का निर्माण होना ही क्या कहलाता है, पार्थेनोकार्पी। पार्थेनोकार्पी में कभी भी बीज नहीं बनते हैं, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। आई बात समझ में, तो पार्थेनोकार्पी का ध्यान रखना। अब बात करते हैं क्लाइमेट की। जैसा मैंने कहा ह्यूमिड ट्रॉपिकल प्लांट है। ठीक है, इसका मतलब जैसे हम कहते हैं ट्रॉपिकल प्लांट ही आपका आम है। ठीक है, लेकिन आम थोड़ी बहुत गर्म क्लाइमेट में भी हो जाता है। ठीक है, उग तो जाता है, हालांकि उसके फ्रूट कम लगते हैं, इतना प्रोडक्शन होता नहीं है, लेकिन उग जाता है। ये जो आपका केला है ना दोस्तों, ये जैसे सूखा आएगा उसमें ये नहीं उग पाएगा, सरवाइव नहीं कर पाता है। लेकिन जहां पर बारिश अच्छी होती है, जहां पर ह्यूमिडिटी है, जहां पर टेम्परेचर समान बना रहता है, उस एरिया में आपका जो केला है वो आसानी से उगाया जाता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। टेम्परेचर रेंज की बात करें, टेम्परेचर रेंज की बात करें तो 10 से लेकर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक, और ऑप्टिमम जो टेम्परेचर है वो 23 डिग्री सेंटीग्रेड आपके यहाँ पर माना जाता है। आपको पता हो तो आम में भी मैंने टेम्परेचर लगभग आपको इतना ही बताया था, 21 से लेकर हम 23 तक की बात करते हैं। ठीक है, किसमें, आम में भी। तो जहां पर हम आम की बात कर रहे हैं वो भी ट्रॉपिकल प्लांट है, और ये भी आपका ट्रॉपिकल प्लांट है। दोनों ट्रॉपिकल प्लांट होने की वजह से, ट्रॉपिकल क्लाइमेट के प्लांट होने की वजह से यहाँ पर लगभग टेम्परेचर आपको इतना ही देखने को मिलेगा। ज्यादा टेम्परेचर हो जाएगा वो भी खराब है, कम टेम्परेचर रहेगा वो भी खराब है। ठीक है, एल्टीट्यूड की बात करें तो 1500 मीटर वाला जो एल्टीट्यूड है, जिसको हम कहते हैं समुद्री तल से ऊंचाई। ठीक है, तो 1500 मीटर वाली जो समुद्री तल से ऊंचाई होती है वहां पर ये आसानी से उगाया जाता है। इसके बाद में वाइंड वेलोसिटी 80 मीटर पर घंटे के हिसाब से, ये कोई ज्यादा जानने वाली बात नहीं है। रेनफॉल की हम बात करें तो 100 mm पर मंथ आइडियल। ठीक है, यानी कि एक मंथ में जिसमें 100 mm बारिश हो जाए वहां पर हम आदर्श मान के चलते हैं। तो बारिश की काफी ज्यादा जरूरत पड़ती है। एक महीने की बात कर रहे हैं ये 100 mm, इसका मतलब लगभग हम 12 महीने की बात करें तो आपके 1100 से लेकर 1200 mm तक की बारिश की रिक्वायरमेंट यहाँ पर होती है। भाई एक महीने में 100 हो रहा है तो 12 महीने में 1200 mm हो गया ना। ठीक है, तो 1100 से लेकर 1200 mm तक की बारिश होती है, उस एरिया में ये अच्छे से क्या करते हैं, ग्रो करते हैं। ठीक है, तो ये रेनफॉल का भी आप ध्यान रखोगे। इसके बाद में मृदा के लिए मैंने हमेशा आपको बताया है कि मृदा जो होती है बलुई दोमट मिट्टी जो है प्रत्येक फल वृक्ष के लिए सही मानी जाती है, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्स्ट्रा अलग से चीजें ध्यान रखनी है। गहरी अच्छी जल निकास वाली जैविक
पदार्थ युक्त जो मिट्टी होती है वो अच्छी मानी जाती है। यानी कि एक तो ऑर्गेनिक मैटर बहुत ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। दूसरी बात, पानी पानी ठहरने वाला नहीं होना चाहिए। आपने सिंचाई कर दिया, पानी उसमें जल्दी से क्या हो जाए, या तो जमीन में चल जाए या बहकर चला जाए, इकट्ठा ना रहे, नहीं तो जो है शकर्स खराब हो जाएगी, जो आपका तना है वो खराब हो जाता है। इसलिए पानी ज्यादा इकट्ठा नहीं रहना चाहिए। मिट्टी जो है आपकी डीप होनी चाहिए, गहरी, ठीक है। 1 मीटर तक गहराई हो सकती है, 5.5 से लेकर 8 तक जो है आपका पीएच ऑप्टिमम माना जाता है, ठीक है। कहां से लेकर कहां तक, 5.5 से लेकर 8 तक हम पीएच को क्या मान के चल रहे हैं, ऑप्टिमम पीएच मान के चल रहे हैं। रोपण के मौसम की हम बात कर लेते हैं। जहां पर वेटलैंड है, वेटलैंड का मतलब जहां पर बारिश ज्यादा होती है या पानी की अवेलेबिलिटी खूब है, वहां की बात करें तो वहां पर हम फरवरी से लेकर अप्रैल तक, ठीक है, आपकी जो फरवरी है वहां से लेकर अप्रैल तक पूवन, रसथली और मंथन, ये क्या है, वे वेराइटीज है, ठीक है, इनको उगा सकते हैं। पूवन एक वेराइटी है केला की, रसथली वेराइटी है और मंथन आपके एक वेराइटी है। ये फरवरी जो आपके ये होती है फरवरी से लेकर अप्रैल तक ये उगाया जा सकता है। दूसरी तरफ नेंद्रेन, रोबस्टा, ठीक है, रोबस्टा क्या है आपके, अगेन वेराइटी है किसकी, केला की, और नेंद्रेन ये भी आपके क्या है, वेराइटी है अप्रैल मई में, जब हम बारिश गर्मियों की बात करते हैं उस टाइम पे, और ये सर्दियों के जस्ट बाद में उस टाइम के, ठीक है। यदि हमें अगेती लगानी है इनको लगा सकते हैं, फचेती लगानी है तो इनको लगा सकते हैं, इस प्रकार से इनको उगाया जाता है, ठीक है। तो अभी वाला मुझे अभी क्या चल रहा है, अभी हम कहते हैं भाई मार्च चल रहा है, ठीक है। अब मार्च के बाद में यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, जो है मार्च में अभी स्टार्ट हो चुका है, मार्च अप्रैल मई तक जो है आपके क्या है, अभी केले लगाने का टाइम है। आप क्या कर सकते हो, वेट लैंड में इसको लगा सकते हो। जब हम बात करते हैं गार्डन लैंड की, यानी कि उद्यान में, तो जनवरी फरवरी और नवंबर दिसंबर में हम इसको लगा सकते हैं। दूसरी तरफ जो पडुगई भूमि है, जनवरी फरवरी और अगस्त में जो पडुगई भूमि है, ये विशेष प्रकार की एक लैंड होती है जो आपके दक्षिण वाले एरिया में पाई जाती है। दक्षिण का मतलब जहां पर हम तमिलनाडु की, केरल की, इनकी बात करते हैं, वहां पर ये विशेष प्रकार की सॉइल होती है, वहां पर इसको होता है। हिल बनाना की बात करें, जो आपके हम कहते हैं पहाड़ी इलाकों में जो बनाना लगाया जाता है, उसकी बात करें तो वहां पर अप्रैल मई में लोअर प्लानी हिल्स में, और जून अगस्त में सिरुमलाई, ये भी एक जगह का नाम है, उस हिसाब से सिरुमलाई में भी जून अगस्त में लगाई जाती है, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। प्रोपोगेशन वो उसमें जब हम प्लांटिंग करते हैं, रोपाई करते हैं, उस टाइम की बात है, ठीक है। इसके बाद में आ जाता है प्रोपोगेशन। प्रोपोगेशन के लिए आपने सुना होगा कि जो प्रोपोगेशन हम इसमें करते हैं, आपका जो केला है उसमें करते हैं, तो वहां पर क्या होता है, मुख्य रूप से सकर्स इस्तेमाल किए जाते हैं, ठीक है। अब ये सकर्स क्या होते हैं, तो देखो आपका ये तो पता है कि केला एक ही बार क्या देता है, अपने जीवन में फल देता है, ठीक है। केला क्या कर रहा है, अपने जीवन में एक ही बार फल देता है। अब इसका तना मान लो ये इसने फल दिया, ठीक है, ये क्या था, फल का एक झुंड था। अब इसको यहाँ से हमने काट लिया, बेच दिया। अब ये इस तना, ये जो मुख्य तना है, ये तो क्या हो जाएगा, टूट जाएगा, और इसके साइड से दूसरे नए जो गुल्ले हैं वो निकलेंगे, ठीक है, यानी कि नई फुटानी यहाँ से निकलेगी। इनको हम काटकर नए सकर्स के रूप में काम में ले सकते हैं, यानी कि इनसे नए पौधे तैयार कर सकते हैं। आई बात समझ में। तो सकर्स मेथड की हम बात करते हैं प्रोपोगेशन में। एक होता है स्वाड सकर्स, ये क्या है, सकरी होती है, तलवार जैसी पत्तियां होती है, तेजी से बढ़ता है और जल्दी फल देता है, ठीक है। तो ये आपका स्वाड सकर्स होता है और ज्यादातर यही इस्तेमाल लिया जाता है। दूसरा है वाटर सकर, छोटे अविकसित और छोटी पत्तियों वाले जो है सकर होते हैं, इतने ज्यादा काम के नहीं है, ठीक है। यदि हम प्रिफर्ड वेट की बात करें, जो आदर्श वजन है उसकी बात करें, तो सकर्स का जो वजन है वो लगभग 1.5 से लेकर 2 केजी के बीच में होना चाहिए। कितना होना चाहिए दोस्तों, 1.5 से लेकर 2 केजी के बीच में जो है वजन होना चाहिए, ठीक है। ये आपका आदर्श वेट के रूप में जाना जाता है, सकर्स का जो वजन होता है उसकी हम बात कर रहे हैं, ठीक है। इसके बाद में आगे बात करते हैं टिश्यू कल्चर की, ठीक है। किसकी बात करते हैं, टिश्यू कल्चर की। यूज फॉर रैपिड मल्टी बनाना सकर्स, यानी कि यहाँ पर हम ये करते हैं, केले के सकर्स को तेजी से प्रसार के लिए उपयोग किया जाता है। जब भी हमें मान लो टिश्यू कल्चर में थोड़ा सा वो
जो आपके सकर्स है उसमें थोड़ा सा टाइम लग रहा है, तो टिश्यू कल्चर इस्तेमाल करते हैं। और टिश्यू कल्चर के लिए ये कहते हैं कि भारत में लगभग 30% क्या कर रहे हैं किसान, अभी टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। और जो 70% किसान है वो क्या कर रहे हैं, सकर्स द्वारा ही प्रोपोगेशन करते हैं। तो ये चीज भी ध्यान रख लेना, 70% किसान क्या कर रहे हैं, सकर्स द्वारा प्रोपोगेशन कर रहे हैं। 30% किसान क्या कर रहे हैं, टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं। टिश्यू कल्चर का फायदा ये है कि हमें जल्दी से क्या मिल जाते हैं, सकर्स मिल जाते हैं, या जल्दी से पौधे मिल जाते हैं, जो कि हम कहाँ लगा लेते हैं, खेत में लगा लेते हैं। बहुत सारे पौधे एक साथ मिल जाएंगे, एक जैसे पौधे, ठीक है, ये चीज, ये फायदा होता है। इसके बाद में सकर्स का पूर्व उपचार, यदि हमें सकर्स लगानी है तो उससे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, थोड़ा सा उपचार करना पड़ेगा, क्योंकि कई प्रकार के रोग हो सकते हैं, कई प्रकार के कीट हो सकते हैं, जो कि आगे दूसरे पौधे में भी फैल सकते हैं, ठीक है। तो पहले हमें क्या करना होता है, पहले आपको जो है इसका प्री ट्रीटमेंट करना होता है। यदि हम ट्रिमिंग की बात करें छटाई की, तो जड़ों और क्षतिग्रस्त भागों को पहले ही हटा देते हैं। दूसरी बात, कार्बेल्डाजिम, जो कि क्या है आपका, एक हम ये कह सकते हैं फंजीसाइड है। क्या है, फंजीसाइड है। फंजीसाइड का उपयोग किसके लिए करते हैं, तो मुख्य रूप से जो आपके फंगस से होने वाले रोग हैं उनको रोकने के लिए इसका इस्तेमाल करते हैं। जो मंथन है, ठीक है, ये नएवाना नन है और विरूपक्षी, ये कुछ वेराइटीज है जिनमें इसका इस्तेमाल हम करते हैं। क्यों करते हैं, फंगस वाले रोगों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। दूसरा प्रेलिनेज, ये क्या है, तो इसमें हम 4 भाग मिट्टी 5 भाग पानी को मिश्रित करके 40 ग्राम कार्बोफ्यूरान जो है 3G डालकर नेमेटोड नियंत्रण करते हैं, ठीक है। नेमेटोड का भी प्रकोप होता है, इसलिए नेमेटोड को रोकने के लिए ये सारी चीजें हम काम में लेते हैं। आई बात समझ में, फंगस को रोक लिया, नेमेटोड को रोक लिया। इसके बाद में आ जाता है वैकल्पिक उपचार के रूप में 0.75 मोनोक्रोटोफॉस 45वें दिन सन हेम्प बोने से नेमेटोड कम होते हैं, ठीक है। जो है आपकी सन हेम्प एक फसल होती है, उसको बोने से नेमेटोड कम होंगे, और इसका इस्तेमाल भी हम कर सकते हैं, मोनोक्रोटोफॉस का भी, ठीक है। ये सारी चीजें उपचार के रूप में हम काम में लेते हैं। इसके बाद में आ जाता है फील्ड प्रिपरेशन। फील्ड यानी कि खेत की तैयारी कैसे करेंगे, ठीक है। अब जो केला वाली फसल है वो आपकी इस प्रकार की फसल है कि एक ही बार क्या दे रही है, फसल दे रही है, उसके बाद में केला क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, नए केले वहां पर उग जाते हैं, ठीक है। तो एक बार फसल दे रहा है तो उस हिसाब से हम क्या करते हैं, फील्ड की तैयारी करते हैं। प्लाविंग और लेवलिंग, पहले जुताई और समतलीकरण, पहले प्लाविंग यानी कि मिट्टी को पलट देंगे, उसके बाद में उसको लेवल कर देंगे। दूसरी बात, जो गड्ढे की साइज रखते हैं वो हम 45 इंटू 45 सेंटीमीटर रखते हैं। आई बात समझ में, कितनी रखेंगे, सेंटीमीटर, ये हम क्या रखते हैं, गड्ढे की साइज रखते हैं। इसमें फिर हम कुछ डालेंगे, जैसे कि सॉइल मिक्सचर डाल दिया, जिसमें हम 10 kg FIM, 250 ग्राम नीम केक और 50 ग्राम लिंडेन 1.3% के हिसाब से। ये क्यों डालते हैं, ये कीटों को नियंत्रित करने के लिए, ठीक है। कई प्रकार के कीट जड़ों को खाते हैं या पौधे को स्टार्टिंग में नुकसान पहुंचाते हैं, तो इन चीजों से बचने के लिए हम क्या कर रहे हैं, नीम केक और लिंडेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। FIM न्यूट्रिएंट्स के लिए हम इसको दे रहे हैं। इन सब का जो है एक जो आपका मिक्सर तैयार करके उसको गड्ढे में डालते हैं, और उसके बाद में हम उसमें केला क्या कर देते हैं, रोपित कर लेते हैं, ठीक है। इरिगेशन कैसे करेंगे, तो इरिगेशन रोपाई के तुरंत बाद जीवन सिंचाई चौथे दिन की जाती है, ठीक है। जब हम इरिगेशन करेंगे तो वो इरिगेशन आपके कब से, एक तो रोपाई के तुरंत बाद कर देंगे, ठीक है, और फिर हम चौथे दिन बाद में, एक तो तुरंत आपने कर दिया जब आपने रोपाई की, ठीक है, उसके चौथे दिन बाद में करना है आपको, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। बागानी भूमि में सप्ताह में एक बार और गीली भूमि में 10 से 15 दिन के अंतराल पर एक बार पानी देना है, ठीक है। बागानी भूमि का मतलब ये हो गया जहां पर पानी अधिक जल्दी से सोखा जाता है, ठीक है। जिस मिट्टी में पानी कम ठहरता है वहां पर हम जल्दी से एक सप्ताह में एक बार पानी पिला देंगे, लेकिन जहां पर काली मिट्टी होती है या मिट्टी में कले ज्यादा होता है वहां पर पानी अधिक होल्ड रहेगा, तो लंबे टाइम तक पानी होल्ड रहने की वजह से प्यास इतनी जल्दी नहीं लगेगी। तो हम ये कहते हैं कि वहां पर हमें 10 से लेकर 15 दिन के लिए क्या करना है, वेट करना है, उसके बाद में ही सिंचाई करनी है। ड्रिप इरिगेशन की बात करें तो 15 लीटर 0 से लेकर 4 माह तक, ठीक है, 20 लीटर 5वें माह से लेकर शूटिंग तक, और 25 लीटर पानी देंगे शूटिंग से फसल लगने तक, यानी कि केले लगने तक प्रति पौधा
प्रतिदिन इतना पानी पिलाएंगे, ठीक है। यानी कि पानी की रिक्वायरमेंट काफी ज्यादा है, तभी तो ये राजस्थान वाले रीजन में या उत्तर प्रदेश वाले रीजन में, जो आपका पंजाब हरियाणा है, इस रीजन में नहीं होता है, क्योंकि यहाँ पर पानी इतना ज्यादा अवेलेबल नहीं है कि हम केले जैसी फसल को उगा पाए, ठीक है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा टेम्परेचर भी सपोर्ट नहीं करता है। अब हम बात कर रहे हैं उर्वरकों की, ठीक है। उर्वरकों में अलग अलग चीजें हैं, कुछ तो जो है आपके किस्में हैं उनके हिसाब से उर्वरक दिए जाते हैं, और कुछ हम कॉमनली अध्ययन करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं? कॉमनली अध्ययन करते हैं। जैसे कि गार्डन लैंड की हम बात करें तो जो नींद्रेन किस्म है उसमें 150, 90 और 300 ग्राम एनपीके दिया जाता है। इनमें एन ये है, पी ये है और के है, ठीक है। ये दे दिया। अदर्स के लिए 110 से लेकर 110 नाइट्रोजन, 35 और 330 हमने फॉस्फोरस दे दिया। पोटास की अधिक आवश्यकता होती है, और आपको पता हो तो जो केला होता है ना, उसमें पोटास भी ज्यादा मात्रा में पाया जाता है। केला का जो फल होता है उसमें पोटास होता है, ठीक है। तो पोटास की रिक्वायरमेंट भी ज्यादा है। यदि गीली जहां वेटलैंड है उसकी बात करें तो यहाँ पर हमें क्या बढ़ानी पड़ेगी? डोज थोड़ी सी बढ़ानी पड़ेगी, 210, 35 और 450, ठीक है। 160, 50 और 390 ये रोबस्टा और पूवन के लिए है, ये रस्तली के लिए है, ये निंद्रेन के लिए। सभी में अलग अलग प्रकार से हम क्या पढ़ रहे हैं? अलग अलग प्रकार से आपके एनपीके पढ़ रहे हैं, ठीक है। यदि आप एक बेसिक बनाना चाहते हो तो बेसिक यहाँ पर देख सकते हो, देखो, ठीक है। हम ये कह सकते हैं कि लगभग 200 तो क्या है? नाइट्रोजन, लगभग 50 आपका क्या है? फॉस्फोरस, और लगभग हम ये कह सकते हैं 350 या 400 हम क्या कर सकते हैं? पोटास कर सकते हैं। इस प्रकार से इनका जो है कॉमन नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास हम बना सकते हैं। हिली रीजन की बात करें, जहां पर पहाड़ी इलाके हैं, वहां पर हम बात करें तो 350 ग्राम एनपीके, जिसमें 40, 30, 40 ये रखेंगे। एमओपी भी साथ में देंगे, ठीक है। और इसके साथ में ही एमओपी का काम यहाँ पर कंप्लीट हो गया। पर कलम के हिसाब से, पर पौधे के हिसाब से या पर गुच्छे के हिसाब से हम इसको देते हैं, ठीक है। न्यूट्रिएंट एप्लीकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। जो फोस्फोबैक्टीरिया है 20 ग्राम रोपाई 5वें दिन में करते हैं। एस्परजिलस और फोस्फोबैक्टीरिया ये क्या करते हैं? तो एस्परजिलस भी आपका मुख्य रूप से जो है नाइट्रोजन का क्या करता है? फिक्सेशन करने वाला बैक्टीरिया है, ठीक है। और ये फॉस्फोरस अवेलेबल करवाने वाला बैक्टीरिया है। तो इन दोनों को ही हम क्या करते हैं? 20 ग्राम रोपाई और जो है 20 ग्राम डालते हैं 5वें महीने के हिसाब से, 5वें महीने में, ठीक है। इसके बाद में नीम कोटेड यूरिया फॉर नाइट्रोजन, नाइट्रोजन के लिए नीम कोटेड यूरिया देते हैं। टिश्यू कल्चर बनाना में हम 50% एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर डालते हैं। जिन प्लांट्स को हम टिश्यू कल्चर के द्वारा तैयार कर रहे हैं, अभी मैंने कहा था कि 30% जो है किसान क्या कर रहे हैं? टिश्यू कल्चर का इस्तेमाल कर रहे हैं, उसके द्वारा ही जो बनाना है वो तैयार किया जाता है। तो वही बात आपको ध्यान रखनी है कि यहाँ पर भी लगभग 50% एक्स्ट्रा फर्टिलाइजर दिया जाता है, ठीक है। फर्टिगेशन की बात करें हम तो 25 लीटर वाटर पर डे के हिसाब से फर्टिगेशन किया जाता है, ठीक है। फर्टिगेशन का मतलब होता है पानी के साथ हम नाइट्रोजन को देना, या जितने भी उर्वरक हैं उनको पानी के साथ में मिलाकर हम क्या करते हैं? देते हैं। तो यहाँ पर केला में भी हम ये कह रहे हैं कि 25 लीटर का पानी रख रहे हैं, ठीक है। और ये जो एनपीके का घोल है ये बना रहे हैं, घोल बनाकर हम प्रत्येक पौधे में क्या करते हैं? इसको डालते हैं, ठीक है। तो जो ये आपका केला है इसको काफी ज्यादा नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास की रिक्वायरमेंट होती है, तो फर्टिलाइजर हमें इनको प्रॉपर मात्रा में देना होता है। ये चीजें आपको ध्यान रखना है। फिर बात कर लेते हैं इंटरकल्चर प्रैक्टिसेज की। और क्या क्या करेंगे? तो हर 2 महीने में खुदाई व मिट्टी चढ़ाई करेंगे, ठीक है। क्योंकि केले क्या होते हैं? केले एक केला नहीं उगता है, 5-7 केले एक जगह ही उगेंगे। आप जो सकर्स उगाते हो उन सकर्स में 5-7 केले एक साथ उगते हैं, ठीक है। तो ये गिरने का खतरा रहता है। एक तो इनमें क्या होता है? पानी के लिए हम मुख्य रूप से जो फरो मेथड है वो इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ऐसे फरो बना दिए जाते हैं, इनमें हम बीच में क्या लगा देते हैं? केला लगा देते हैं, और यहाँ से पानी जाने के लिए जगह रखते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या होता है? यहाँ से जो यहाँ पर जो केले हैं वो ऐसे झुक जाते हैं इस साइड में, तो वो गिरे ना, इसके लिए क्या करते हैं? प्रत्येक 2 महीने में खुदाई और मिट्टी चढ़ाई कर देते हैं, ठीक है। साइड सकर्स हर महीने हटाते रहते हैं, जितनी भी अदर सकर्स आएगी उनको हटाते रहो, क्योंकि भाई जो स्टार्टिंग की सकर्स है ना उन्हीं के लगेंगे, ये आपके केले लगेंगे, बाद वाली जो सकर्स है उनमें नहीं लगेंगे। तो उनको रिमूव करते रहो, फालतू न्यूट्रिएंट लेती रहेगी, ठीक है। सूखी पत्तियां जलाई, अंतिम गुच्छा खुलने के 1 सप्ताह बाद नर फूल हटाए, ठीक है। गुच्छों को सहारा देने के लिए बांस, केशुअरिना के डंडे
लगाए। ठीक है, ये सब सपोर्ट देने के लिए हम कर सकते हैं। यहाँ पर देखो, अंतिम गुच्छा खुलने के 1 सप्ताह बाद नर पुष्प को हटाए। यदि आपके पास 4-5 पौधे एक जगह से उग रहे हैं, ठीक है, मान लो एक केला का ये है, एक केला का पौधा ये है, एक ये है, एक ये है। अब इनमें जो सब में है ना, जो पुष्प गुच्छ है, वो लास्ट वाला जो गुच्छा है वो पूरी तरह से खुल चुका है। अब इन सब के क्या जो नर भाग है उनको रिमूव कर दो, क्योंकि पॉलिनेशन हो चुका है। ठीक है, अब पॉलिनेशन हो चुका है तो हमें क्या करना है, जो रिमूव है, क्योंकि जितने केले लगने चाहिए थे उतने लग चुके हैं, अब बिना फालतू का है ये, तो उसको आपको क्या करना है, उस फुल फ्लावर के जो गुच्छ है उसको हटा देना है। ठीक है, ये प्रक्रिया की जाती है। ग्रोथ रेगुलेटर, विकास नियंत्रण की हम बात करें, जो आपके हार्मोन्स है, तो गुच्छा खुलने के बाद में 240 25 ppm के हिसाब से छिड़काव करेंगे। CCC, जिसको हम साइकोसिल कहते हैं, वो आपके 1000 ppm छिड़काव करेंगे चौथे और छठे महीने में। ठीक है, और जो प्लांटोजाइम है इसका 2 ml पर लीटर के हिसाब से छठे और 8वें मंथ में क्या करेंगे, छिड़काव करेंगे। ये सब क्या करते हैं, तो ये ग्रोथ बढ़ाने में, फ्रूट का जो साइज है उसको बढ़ाने में, फ्रूट में अच्छे न्यूट्रिएंट या अच्छा आकार के लिए, अच्छी क्वालिटी के लिए ये सब दिए जाते हैं। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, माइक्रो न्यूट्रिएंट स्प्रे की हम बात कर लेते हैं, क्योंकि इतनी मात्रा में हम क्या दे रहे हैं, नाइट्रोजन दे रहे हैं, पोटास दे रहे हैं, साथ में जो है आपके फास्फोरस दे रहे हैं। अब इतने न्यूट्रिएंट दिए जा रहे हैं तो माइक्रो न्यूट्रिएंट की रिक्वायरमेंट भी उतनी ज्यादा होती है। ठीक है, तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए, जिंक के लिए, ठीक है, किसके लिए, जो जिंक है उस जिंक के लिए ZnSO4, ये आपके 0.5%, आयरन सल्फेट ये 0.2%। अब देखो, यहाँ से जिंक मिलेगा, यहाँ से आयरन मिलेगा, यहाँ से कॉपर मिलेगा, यहाँ से बोरोन जिसको हम बोरिक एसिड बोलते हैं, ये सब क्या हो जाएंगे, इन सब का एक घोल बना के 3rd 5th और 6th 7 जो आपके तीसरा, पांचवा और सातवां जो महीना है उसमें क्या करते हैं, एक एक बार इनका स्प्रे करते हैं। ठीक है, इनका क्या करना है, स्प्रे। जो सूक्ष्म पोषक तत्व होते हैं वो स्प्रे में ही सबसे अच्छे क्या होते हैं, प्लांट्स में एब्जॉर्ब किए जाते हैं, तो इनका हम क्या कर लेंगे, स्प्रे कर लेंगे। गुच्छा आवरण, यदि हम बात करें, पॉलीथीन आवरण लगाए, ठंड में 2 वेंटिलेशन, गर्मी में 4%। ठीक है, ठंड में 2% वेंटिलेशन जरूरी होता है और गर्मियों में 4% जरूरी होता है। ठीक है, जब हम जो है पॉलीथीन का आवरण लगाए, भाई ये जरूरी होता है। बंच कवर का मतलब होता है ऊपर से जो कवर, जो आपका केला है उसको हमें क्या करना है, कवर करना है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। इसके बाद में इंटरक्रॉपिंग की हम बात कर रहे हैं। इंटरक्रॉपिंग का मतलब भाई केला है उसके साथ में हम और फसलें भी लगा सकते हैं। ठीक है, कुछ टाइम के लिए, क्योंकि केला एक लंबी फसल के रूप में उगाया जाता है, तो कुछ टाइम के लिए उनमें बीच में हम दूसरी फसलें उगा सकते हैं जब तक कि वो बड़े नहीं होते तब तक। ठीक है, तो यहाँ पर दलहनी सब्जियां, चुकंदर, सूरन, सनाई उगा सकते हैं। कुकुरबिटेसी फल नहीं लगाए, अवॉइड करना है किसको, कुकुरबिटेसी को, क्योंकि इनकी क्या होती है, बेल होती है, और बेल क्या होती है, केलों के ऊपर चढ़ जाएगी, जब हम इनको हटाएंगे तो केले गिर जाएंगे। इस प्रकार से हमें क्या करना है, कुकुरबिटेसी नहीं लगाना है। बाकी दलहनी ये लगा सकते हैं, चुकंदर ये लगा सकते हैं। ठीक है, फिजियोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की हम बात कर लेते हैं। देखो, बंची टॉप वायरस, ठीक है, अलग अलग प्रकार के डिसऑर्डर होते हैं, इनमें से कुछ को हम डिस्कस कर लेते हैं। तो देखो, एक तो वायरस होता है, ये तो आपने सुना होगा, बंची टॉप वायरस। ये जो वायरस है मुख्य रूप से जो आपका ये पौधा है, ठीक है, ये जो पौधा है इसमें ऊपर क्या करता है, यहाँ पर वायरस का संक्रमण दिखाई देता है और इसकी वजह से ये जो ऊपर वाला भाग है ये माथा बंद जाता है। हम नॉर्मली कहते हैं ना, मिर्च में भी माथा बनता है, ठीक है, टमाटर में माथा बनता है, उसी प्रकार बंचिंग टॉप का मतलब हो जाता है एक जगह माथा क्या हो जाएगा, बन जाएगा, जो पत्तियां है वो पूरी तरह से फैल ही नहीं पाएगी। ठीक है, ये वाली प्रॉब्लम होती है। ये एफिड द्वारा ट्रांसमिट होता है। ठीक है, किसके द्वारा, एफिड द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, प्लांटोलोनिया निग्रोवेनोसोला द्वारा क्या हो रहा है, ये फैलाया जाता है, जो कि एक तरह का क्या है, एफिड है। ठीक है, छोटी संकरी पत्तियां शीर्ष पर गुच्छों में, पत्तियों की किनारियां जो है लहरदार और ऊपर की ओर मुड़ी हुई रहती है। ठीक है, जैसे वायरस के लक्षण होते हैं वैसे ही लक्षण यहाँ पर दिखाई देंगे। पत्तियां पूरी तरह से फैलेगी नहीं, पत्तियां सिकुड़ जाएगी, ऊपर वाला जो टॉप वाला पोर्शन है वो सिकुड़ा हुआ नजर आएगा, और इसे ही हम बंची टॉप कहते हैं। मैनेजमेंट की बात करें, क्योंकि संक्रमण किसके द्वारा हो रहा है, वायरस के द्वारा, और वायरस को फैलाया किसके द्वारा जा रहा है, एफिड के द्वारा, तो हम एफिड को कंट्रोल करेंगे। ठीक है, एक तो रिमूव इन्फेक्टेड प्लांट विथ राइजोम, यदि आपके पहले से ही प्लांट इन्फेक्टेड है तो उस प्लांट को ही रिमूव कर दो।
फ्री वायरस सकर्स, जो ऐसी सकर्स काम में लेनी है जिनमें पहले से कभी ये रोग नहीं था, स्वस्थ सकर्स। कंट्रोल के लिए स्प्रे करेंगे रोगार का, इसके साथ में जो आपका फोस्फोमिडोन है उसका, मोनोक्रोटोफॉस है उसका, ये सब क्या है, सब इंसेक्टिसाइड है। क्या है, इंसेक्टिसाइड्स है। और इनका इस्तेमाल करके हम क्या मारेंगे, एफिड को मारेंगे। ठीक है, किसको मार रहे हैं, एफिड को। जब एफिड कंट्रोल हो जाएगा तो जो रोग है वो आगे नहीं फैलेगा, यहीं पे ठहर जाएगा, ये चीज ध्यान रखनी है। ठीक है, बनाना ब्रेक मोजेक वायरस एक और जो है आपके ब्रेक्ट मोजेक वायरस के नाम से आया है। अगेन जो है एफिस गोसिपाई से फैल रहा है, या वो पुराना वाला जो एफिड है उससे फैल रहा है। धारीदार विकृति और ब्रेक्ट पर मुरझाने वाली लकीरें बन जाती है। ठीक है, ये कुछ बेसिक इसके भी सिम्टम है। नियंत्रण वैसे ही करेंगे, मुख्य रूप से संक्रमित पौधों को शीघ्र पहचान करके नष्ट कर देंगे, और कीटों को नियंत्रित करने के लिए वही पहले वाला जो स्प्रे है वो काम में लेंगे, जिसमें मोनोक्रोटोफॉस जो रोगार है वो हमने इस्तेमाल किया था। ठीक है, बनाना स्ट्रीक वायरस की हम बात कर लेते हैं। एक और वायरस है नींबू मिलीबग, जो आपके प्लेनोकोकस सिट्रिस द्वारा फैलाया जाता है। ठीक है, वायरस वाली जितनी भी डिजीज होती है ना दोस्तों, वो सारी ही किसी दूसरे जीव द्वारा या कीटों द्वारा फैलाई जाती है, मेनली कीटों द्वारा ही फैलाई जाती है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या कर रहा है, यहाँ पर भी आपका जो नींबू का मिलीबग है वो इसको फैला रहा है। ठीक है, प्रारंभिक पत्तियों पर केले के मोजेक की तरह लक्षण, बाद में मुरझाने वाली धारियां दिखाई देती है। इसका भी नियंत्रण कैसे करेंगे, तो पहली बात तो प्लांट दिख जाए इन्फेक्टेड उसको हटा देंगे, और दूसरी बात कीटो ये जो मिलीबग है इसको नियंत्रित करेंगे, और नियंत्रित करने के लिए हम वो ही पहले वाले इंसेक्टिसाइड काम में लेंगे, रोगार और मोनोक्रोटोफॉस। ठीक है, कुछ फंगल डिजीज है, आपने नाम सुना होगा पनामा विल्ट। ठीक है, ये फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से होती है। ठीक है, किससे हो रही है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम से हो रही है। और जैसा कि नाम से पता चल रहा है पनामा विल्ट, यानी कि ये क्या होती है, मुख्य रूप से विल्टिंग इसमें दिखाई देती है। पनामा आपने सुना होगा, तो ये अमेरिका के आसपास वाले रीजन में पनामा झील के नाम से, या उस पनामा रीजन को हम कहते हैं, वहां से ये ओरिजिनेट हुआ था, सबसे पहले वहां पर देखा गया था, इसलिए इस रोग को हम पनामा विल्ट के रूप में जानते हैं। ठीक है, पत्तियों का पीला पड़ना, डंठल का टूटना, इसके अलावा तने का लंबवत फटना और पौधे की मृत्यु हो जाना। ठीक है भाई, अचानक सूख जाता है पौधा, अचानक जो है फट जाता है, उसकी वजह से क्या होगा, वाटर का लॉस हो जाएगा और ये मारा जाएगा। ठीक है, करना क्या है, तो क्योंकि ये एक क्या है, जो फंगस है, ठीक है, कवक है, और कवक को नियंत्रित करने के लिए आपको फंजीसाइड देने होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर भी एक तो हम ड्वार्फ वेराइटीज यूज कर सकते हैं, या लाइम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, चूना प्रति गड्ढा, पहले तो चूना कैल्शियम डालेंगे। ठीक है, साथ में जो अलग अलग वेराइटीज है जिसमें ड्वार्फ, कैवेंडिश, पूवन और नेद्रेन, ये रेजिस्टेंट वेराइटी है, किसके प्रति, पनामा विल्ट के प्रति। ठीक है, तो याद कर लेना, पूछी जाती है रेजिस्टेंट वेराइटीज कौन कौन सी है, जो आपके ड्वार्फ कैवेंडिश है ये हो गई, पूवन हो गई और नेद्रेन हो गई, ये सारी क्या है, ये सारी आपके पनामा विल्ट के प्रति रेजिस्टेंट वेराइटीज है और पूछी जाती है, ध्यान रख लेना। ठीक है, इसके अलावा क्रॉप रोटेशन अपना सकते हैं पेडी के साथ। कार्बेंडाजिम, कार्बेंडाजिम क्या है, एक आपके फंजीसाइड है। ठीक है, ये क्या होता है, फंजीसाइड होता है, और फंजीसाइड हम किसके लिए इस्तेमाल करते हैं, फंगस वाले रोगों को रोकने के लिए। और ऑक्सीस्पोरियम क्या है, फ्यूजेरियम ऑक्सीस्पोरियम आपका एक फंगस है। ठीक है, फंगस आराम से कंट्रोल हो जाएगा, किसके द्वारा, फंजीसाइड द्वारा, तो इसको डालकर हम इसको कंट्रोल कर लेते हैं। सिगाटोका लीफ स्पॉट, ये आपके जो सिगाटोका है ये मुख्य रूप से आया है श्रीलंका से। ठीक है, कहां से आया है, श्रीलंका से ये रोग आया है। सिगाटोका वहां की ही एक जगह का नाम है। ठीक है, सिराओं के साथ पीले हरे धब्बे, बड़े धब्बों में मिलना और पत्तियों का सूखना, ये कुछ इसके लक्षण है। ठीक है, इसमें हम आगे बात करें तो क्योंकि ये भी क्या हो रहा है, किसके द्वारा हो रहा है, फंगस के द्वारा होने वाला रोग है। ठीक है, किसके द्वारा हो रहा है, माइकोस्पोरोफिला म्यूजिकोला। ठीक है, ये एक फंगस है, और फंगस को रोकने के लिए हम कार्बेंडाजिम का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, ऑक्सीक्लोराइड और कार्बेंडाजिम 500 ग्राम पर हेक्टेयर के हिसाब से हम छिड़काव कर देते हैं, और सघन रोपाई को क्या करते हैं, अवॉइड करते हैं। आई बात समझ में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी। इसके बाद में बैक्टीरिया से होने वाले कुछ जीव है, कुछ रोग है, जैसे कि मोकोविल्ट, ये किससे हो रहा है, बैक्टीरिया, और बैक्टीरिया में अधिकतर फसलों में जो है सूडोमोनास, या आपने सुना होगा जेंथोमोनास, ये दो होते हैं। तो यहाँ पर सूडोमोनास सोलेनिसिरम, ये क्या है, एक बैक्टीरिया है जिसके द्वारा ये रोग हो रहे हैं। सिम्टम्स की हम बात करें तो पत्तियों का पीला पड़ना, पूरा पौधा मुरझाना। ठीक है,
जो गुड ड्रेनेज है, अच्छी जल निकासी की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। फ्लोरोसेंस जीवाणु से विल्ट दबता है, दबाया जा सकता है, सप्रेस किया जा सकता है, और ज्वार के साथ फसल चक्र इसमें अपनाना चाहिए, ठीक है। आई बात समझ में, ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। जो स्यूडोमोनास फ्लोरोसेंस बैक्टीरिया है, इससे क्या होता है, जब हम इसकी ग्रोथ बढ़ा देते हैं, ठीक है, तो इस बैक्टीरिया का प्रकोप कम हो जाता है, तो बायोलॉजिकली ये एजेंट काम में लिया जा सकता है। ये रोग नहीं करता है, लेकिन रोग को फैलाने से इस बैक्टीरिया को रोकेगा, ठीक है। टिप ओवर हार्ट रोट की हम बात कर रहे हैं, इरविनिया क्रोटोवोरा, ठीक है। ये क्या है, मोस्टली टिश्यू कल्चर्ड प्लांट में ये देखा जाता है। अब टिश्यू कल्चर्ड प्लांट का मतलब हो गया, क्योंकि किसान क्या कर रहे थे, 30% जो है टिश्यू कल्चर के द्वारा पौधे उगा रहे थे, तो उन पौधों में ये ज्यादातर देखने को मिलता है। ये आपका जो टिप ओवर है, ये वाला रोग या हार्ट रोट वाला रोग, इसमें क्या होता है, मध्यम पत्ती क्या होती है, सड़ती है, और तना कंद से आसानी से अलग हो जाता है, ठीक है। यानी कि जो आपका तना है वो जो नीचे वाला पोर्शन है उससे अलग हो जाता है, तना गिर जाता है, इस प्रकार के देखने को मिलता है। डिजीज फ्री सकर्स काम में लेने चाहिए, और रेजिस्टेंट वेराइटी जैसे कि पूवन। अब पूवन वेराइटी विल्ट के, पनामा विल्ट के प्रति, नांद्रेन भी पनामा विल्ट, और जो ड्वार्फ कैवेंडिस है वो भी पनामा विल्ट के प्रति क्या थी, रेजिस्टेंट थी। और ये जो पूवन है ये इसके प्रति भी रेजिस्टेंट है, ठीक है, हार्ट रोट के प्रति भी, ठीक है। तो इस चीज का भी आपको ध्यान रखना है। हार्ट रोट देखा कहाँ जाता है ज्यादातर, तो उत्तक संवर्धन वाली जो किस्में होती है उनमें ज्यादा देखा जाता है, ठीक है। तो बचाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, पूवन लगा सकते हैं। पूवन एक अच्छी वेराइटी है। और जो तीनों वेराइटी हम पहले बात कर रहे थे, जो ड्वार्फ कैवेंडिस है, नेंद्रेन है और पूवन है, ये तीनों हम इस्तेमाल कर सकते हैं पनामा विल्ट के लिए, ठीक है। ये चीजें भी आपको ध्यान रखनी है। हार्वेस्ट की हम बात कर लेते हैं। देखो, पूवन की जो हार्वेस्ट होती है वो टन क्विंटल पर ईयर में है, 40 से 50 टन। जो मंथन है उसमें 30 से लेकर 40, रूबिस्टा में 50 से लेकर 60, और ड्वार्फ कैवेंडिस में आपके 50 से लेकर 60 जो है ये देखने को मिलती है। बाकी जो बंची रेडी है, मेच्योरिटी जो होती है वो आपके 100 से लेकर 150 डे आफ्टर फ्लावरिंग, फ्लावर आने के बाद में 100 से लेकर 150 दिन के बाद में तैयार हो जाता है। बंच का मतलब वो जो गुच्छा होता है ना, आप देखते हो ना केले क्या होते हैं, गुच्छे में लगते हैं एक साथ सभी, ठीक है। तो वो जो गुच्छा होता है वो 100 से लेकर 150 दिन में तैयार हो जाता है। फूल आने के बाद की बात है, ऐसा नहीं है कि कंप्लीट प्लांट तैयार होकर इतना जल्दी जो प्रोडक्शन दे देगा, नहीं, उसमें टाइम लगता है। लेकिन फ्लावरिंग के बाद में ये जो है 150 दिन में तैयार हो जाता है, और 150 भी ज्यादा होते हैं, 4 से 5 महीने की बात कर रहे हैं हम, 5 महीने लग जाते हैं, ठीक है। तो काफी टाइम लगता है। इसके बाद में हम बात करते हैं, यहाँ पर ये कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। जो आपका मैंगो है वो हमने देख लिया था, और बनाना है ये हमने देख लिया है, ठीक है। प्रत्येक चीज, क्योंकि इनमें हम डिटेल में ना तो रोगों में डिटेल में जाएंगे और ना ही कोई अदर चीज में हम डिटेल में नहीं जाएंगे, ठीक है। यदि किस्मों की बात करें तो किस्मों के हमने यहाँ पर बीच बीच में जो है जितनी भी किस्में आई है उनकी हमने बात कर ली है, अधिकतर किस्में कवर हो चुकी है। तो उनको भी आपको ये आपके ड्वार्फ क्वांडिस की हमने वो इसकी बात की, पूवन की बात की, ठीक है, रूबिस्टा की बात की, तो ये वेराइटीज है, इनको भी आपको ध्यान रखना है। आई बात समझ में? तो यहाँ पर आपकी सारी चीजें क्लियर हो जाती है, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।